नमस्कार। आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में धनेश यानी कि दूसरे घर का मालिक, सेकंड लॉर्ड धनेश कह सकते हैं, मार्केश कह सकते हैं। अगर वो हमारी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जाएगा, जैसे कि सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 12th हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, यानी कि अलग अलग भावों में जाएगा तो किस तरह का परिणाम बनाएगा। वीडियो को आप आराम से संपूर्ण देखिए, या फिर आपके जिस भी भाव में धनेश गया है उससे संबंधित हमने एक टाइम फ्रेम भी यहाँ पे बनाया है, जिसके ऊपर जाके आप डायरेक्टली अपने भाव में किस भाव में है उसका फलादेश आप जानकारी ले सकते हो। देखिए, धनेश जो है वो हमारी जन्म कुंडली में हमें धन भी देता है, लाभ भी देता है, हमारा पारिवारिक वृद्धि को भी दिखाता है, हमारी वाणी का भी भाव है। अब ये एक तरह से एक दोष भी बनाता है जिसे हम मार्क भी कहते हैं, यानी मार्केश। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धनेश और मार्केश में अंतर क्या है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हमें जो है वो इसके प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसका लाभ ही नहीं ले पाएंगे, हम डरते रहेंगे। कई सारे लोग जो है वो मार्केश का रतन नहीं पहनाते हैं, कई सारे लोग जो है वो मार्केश की दशाओं में उपाय शुरू कर देते हैं। क्या पता हम गलत कर रहे हों, जहाँ से हमें धन का आना, हमारी पारिवारिक वृद्धि का होना, हमारे संतान का बढ़ना, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं हम दान करके ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये जानकारी लेनी जरूरी है, जिसमें हम ये देखें कि भाई धनेश और आपके मार्केश में फर्क क्या है, कब ये धनेश बनेगा और कब ये मार्केश बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर इस धनेश और मार्केश का जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए अपनी जन्म कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो लॉन्जिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं उम्र, को देखना पड़ता है। यानी कि आपको लग्न का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं छठे, आठवें और 12वें घरों में तो नहीं गया है, यानी कि छठा जो है वो बीमारी है, आठवां एक लंबी बीमारी, एक्सीडेंट, अचानक दुर्घटनाएं हैं, 12वां घर लगातार हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे। अगर हमारा लग्ने छठे, आठवें और 12वें घर में चला जाता है, इसका मतलब हमारी उम्र के पड़ाव में बीमारी, तकलीफें और जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट ये जरूर देखना है। या फिर हमारे लग्न के अंदर कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का 7वें घर का मालिक, यानी कि जो मार्केश ही है 7वें घर का भी है, और 8वें घर का मालिक या फिर 12th हाउस का मालिक जो आके बैठ चुका है, तो हमें यह समझना है कि जो हमारा धनेश है वो कहीं ना कहीं, उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे सर्वाष्टक वर्ग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये जरूर चेक करना है कि अगर हमारा लग्नेश कहीं छठे, आठवें, 12वें घर में नहीं चला गया है, या फिर कहीं 7वें, 8वें और 12वें घर का मालिक लगन में आके नहीं बैठ गया, तो उस संदर्भ में क्या होता है, हमारे साथ एक अपीर्य घटना होने का योग बन सकता है। जब अपीर्य घटना होने का योग बनता है तब हमारा जो धनेश है वो एक मार्केश का रूप ले लेता है। फिर भी हमें ये ध्यान देना होता है इसके आगे का स्टेप, कि हमारी जो ग्रह मार्केश बन रहे, जो ग्रह आपके अशुभ बन रहे हैं, लग्नेश और जो अष्टमेश, द्वादशेश, उनकी दशा अंतरदशा को भी ध्यान देना है कि आने वाले समय में कब आ रही है। ठीक है, जब हमने देखा कि भाई आने वाले समय में अभी हमें एक अशुभ ग्रह की दशा आ ही नहीं रही है, आने वाले 20 साल में उसके अंतरदशाएं छोटी मोटी है वो आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या है कि जो अपने महादशाएं हैं वो अच्छी है, तो उसके अंदर अंतरदशा है, उसमें कोई चिंता नहीं। तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारे साथ, हमारे जीवन में अभी आज की डेट में उम्र का पड़ाव को समझते हुए कि हमें साथ अपीर्य घटना होने का योग नहीं है, तब हमें ये जो मार्केश है वो मार्केश ना होकर धनेश के, और कहीं ना कहीं हमारे जो है वो पारिवारिक वृद्धि, जिसमें विवाह और संतान प्राप्ति के भी योग दे सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके लिए थोड़ा सा आप किसी योग्य व्यक्ति से जानकारी भी ले लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये चीज हमने जब निकाल ली तो हमें पता चल गया। अब देखिए, कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों की शादियां ही नहीं हो रही है, बार बार वो तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो भाई और संतान नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, परिवार वृद्धि। तो परिवार वृद्धि ब्लॉक है, कहीं ना कहीं जो सेकंड हाउस, जो धनेश है, जो परिवार वृद्धि का कारक है, वो कहीं ब्लॉक है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उसका रतन पहनना पड़ेगा। तो उसमें आपको मार्केश को पहले कंफर्म करना है। आपको पता है कि भाई आने वाले समय में हमें ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है,
तो मुझे शादी के लिए ये रत्न पहन सकता हूँ, ये मैं पहन लूँ, मुझे लाभ होगा। अपन ने ऐसे कई तरह अपने अपने इतने जो करियर में एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, बहुत सारी कुंडलियों में रोज जो है वो 4 5 6 कुंडलियां अपन देते हैं। इतने स्टूडेंट अपने सिखाए हैं, कम से कम हमने नक्षत्र ज्योतिष का एक कोर्स किया था, उसके अंदर हमने 200 के लगभग स्टूडेंट सिखाए। उसके बाद हमने सर्वाष्टक वर्ग का एक कोर्स किया, उसके अंदर भी हमारे इतने ही स्टूडेंट थे। इसके बाद हमने जो है वो आपका केपी एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स करवाया, उसके अंदर भी हमारे 200 से भी ज़्यादा 250 के लगभग स्टूडेंट थे। अभी हम जब एक नया वास्तु का एक बड़ा कोर्स करवा रहे हैं जो लंबा चलेगा, जिसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल सेशन है, जो भी चल ही रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसके अंदर 300 के लगभग स्टूडेंट है। इसका मतलब कि हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है। तो उसके आइडिया से मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है वो यहाँ पे इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई शादी में अड़चने आ रही है, मार्केश के जो है उसके अभी योग एक्टिवेट नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस संदर्भ में उसको जो है वो रतन पहना के उसका अपन लाभ ले सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ, डिफरेंसेस निकालना बहुत जरूरी है। अब अपन को क्या करना है कि इसके अलग अलग भावों में परिणाम देना। देखिए, अगर धनेश धन भाव में बैठ जाए तो फिर तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सोने पे सुहागा हो गया, धन की वृद्धि, उसके बाद वाणी में अच्छापन, दूसरा आपकी पारिवारिक वृद्धि, समय के अकॉर्डिंग परिवार, बैंक बैलेंस। हाँ, एक थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट है कि आपको कंजूस जरूर बनाएगा, यानी कि वो आपके धन को जो है ना वो खर्च होने नहीं देगा, क्योंकि धनेश धन में ही बैठ गया। इसका मतलब वो उसकी रखवाली करेगा, वो वहाँ पे वो थोड़ा सा जो है, अगर वो धनेश कहीं ना कहीं कौन हो जाए, बुध हो जाए, तो वो कैलकुलेटिव है, वो वहाँ पे क्या है, एक एक रुपए को जोड़ेगा। शनि हो जाए तो महाकंजूस, शनि हो जाए तो फिर महाकंजूस। ठीक है, राहु केतु हो जाए तो फिर क्या है कि धन को तो इकट्ठा करेंगे लेकिन वो गलत तरीके से करेंगे और गलत तरीके से लगाएंगे भी। तो यहाँ पे धनेश अगर धन में बैठ जाए, अब राहु केतु धनेश नहीं हो सकते, लेकिन राहु केतु की कोई राशियां नहीं है, वो जिस राशि में बैठ जाए उसी के मालिक है, तो वो वैसे धनेश हो सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये थोड़ा सा समझना है। अब अगर धनेश कहीं ना कहीं तीसरे घर में बैठ जाए तो आपको धन कमाने में कंपटीशन हमेशा रहेगा, क्योंकि तीसरा घर क्या है, कंपटीशन का है। तीसरा घर है जो आपकी मेहनत का है, आपके पराक्रम का है। तो आपको पराक्रम करना बुरा नहीं है, पराक्रम करना बुरा नहीं है, लेकिन तीसरा घर व्यर्थ का पराक्रम भी दिखाता है, व्यर्थ का परिश्रम भी दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको धन कमाने में थोड़ा सा व्यर्थ का परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, दूसरा कि आपको जब धन कमाओगे तो आपकी जो ऑफिसेज होंगी, जहाँ पे भी आप काम करोगे या जहाँ पे भी आपका कोई फैक्ट्री, दुकान या कुछ भी होगा, वहाँ पे आपके कंपटीटर हमेशा तैयार रहेंगे। और कंपटीटर यानी कि आपको कंपटीशन देने के लिए हर पैर पैर पे आपके जो है वो रिस्क रहेगी। ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा या कह सकते हैं या फिर एक जबरदस्त सिग्निफिकेटर होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर वो तीसरे घर में बैठा है तो आपको अपना धन कमाने के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर, पड़ोस के कोई गांव, शहर या फिर पड़ोस के कोई स्टेट में जाके या कुछ मार्केटिंग या यात्राओं से धन कमाने का योग बनता है, या ऐसा कोई व्यापार करके आपको, या फिर स्पोर्ट्स का व्यापार करके आपको धन कमाने का योग बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस, अगर आपका धनेश चतुर्थ हाउस सुख स्थान में बैठ जाए तो क्या करेगा। देखिए, इसमें बैठ जाए तो आपको क्या होगा, अभी अपन जो है वो धनेश धन की ही बात कर रहे हैं। इसमें भी सुख स्थान के अंदर यानी सेकंड हाउस में वाणी भी आती है, सेकंड हाउस में बहुत भी चीज़ आती है, लेकिन अभी जो आज का जो युग है वो अर्थ युग है। हर व्यक्ति को धन की चिंता है, भाई पैसा आ जाए। हमने कई बार कंसल्टेशन में देखा है कि यार पैसा एक बार आता रहेगा ना तो बाकी चीज़ें अपन सल्ट लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए, इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ है, आपको अपने पुश्तैनी व्यापार से धन लाभ है, आपको कृषि से धन लाभ है, आपको जो है वो आपके परिवार में आपकी माता और आपके पारिवारिक जो कार्य हैं जो चले आ रहे हैं लंबे समय से, माता पिता आपके दादा दादी जो कर रहे हैं वहाँ से लाभ है, आपको अनाज से लाभ है, आपको सिंचाई से लाभ है, आपको जमीन के ऊपर उगने वाली चीज़ें जिसे हम कृषि कहते हैं उन सब से लाभ है, यानी कि सब्जी कह सकते हैं जो भी है वहाँ से आपको है। अगर हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बैंक के अंदर जो क्लर्क होते हैं उसमें लाभ है, नौकरियों में जाएं तो जो बाबू है और जो आपका बैक ऑफिस वर्क है उसमें लाभ है अपन को। दूसरा, अपन किसी भी तरह की टीचिंग के अंदर काम करेंगे तो वहाँ से हमें को लाभ है।
तो कुल मिला के हाँ, गाड़ियों से, घर बनाने की जो कंपनियां है वहां से लाभ है। तो यानी कि धनेश अगर चौथे घर में चला जाए तो वहां पे हमें लाभ मिलेगा। देखिए सब भाव शुभ है, तीसरे भाव में थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन चौथे भाव में कंपटीशन नहीं है, वहां से लाभ लेता है। हाँ, इसमें एक नियम ये और होता है बहुत बहुत कि जो धनेश है वो अपने से तीसरे चौथे में गया, यानी चौथे भाव में आएगा तो वो अपने से तीसरे में आएगा, कंपटीशन करेगा नहीं, ऐसा यहाँ पे नियम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नियम लगाएंगे तो फिर हमारी जो है स्थितियां और अलग हो जाएगी। चतुर्थ भाव सुख स्थान है, अगर धन सुख में आएगा सीधी सी बात है कि हमें सुख से धन मिलेगा, यानी कि आराम से धन मिलेगा। हमारे पिताजी की बहुत बड़ी कंपनी थी, थोड़े दिन बाद हम उसमें एक्टिव हो गए, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वो हमारे भाग्य में था, क्योंकि हमारा जो धनेश है वो चतुर्थ घर में बैठा है, तो पिताजी हमारे लिए कमा रहे थे और हम वहाँ पे उसके बाद हम काम कर रहे हैं। कल को हमारे बच्चे के भाग्य में है तो फिर वो भी हमारी जगह बैठेगा, तो इसका मतलब है कि वहां से हमें लाभ के योग बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम पांचवें घर में आते हैं, यानी कि फिफ्थ हाउस, अगर धनेश फिफ्थ हाउस में है, इसका मतलब क्या है कि जो धन आएगा वो हमारी गुणवत्ता से, स्मार्टनेस से आएगा। देखिए एक तो कोई भी काम है वो सब लोग कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो होगा या फिर ऐसे लोग होंगे जो उस काम को अपने नॉलेज से, स्किल से करेंगे। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि हमारे शहर में गाड़ियां ठीक करने वाले बहुत हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो होगा वो उसको कहेंगे यार वो इंजीनियर बहुत बड़ा है, मतलब वो मिस्त्री या इंजीनियर बहुत अच्छा है, अगर ये दिक्कत आ रही है ना तो उसके पास ही चला जा भाई, कहीं पे मत जा, क्योंकि ये प्रॉब्लम वही सॉल्व कर सकता है, और नहीं तो दूसरों के पास जाएगा तो फिर और ज़्यादा परेशान कर देंगे, खराब कर देंगे, तो आपको बाद में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास जो स्किल्स है तो उसकी जो वैल्यूज है वो फिफ्थ हाउस की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि जो धनेश अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होगा, एक ऐसा इंट्यूशन पावर होगा, एक ऐसी कैलकुलेशन होगा कि आप वहां से धन कमाओगे। आप जो है वो एक्टिंग से धन कमा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट से धन कमा सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब चीज़ें से धन कमा सकते हैं। आप अपनी गुणवत्ता से, आप अपने जो है अपने आप को रिप्रेजेंट, एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। आप जो है वो कहीं ना कहीं एक नए क्रिएटिव आइडियाज, इंजीनियरिंग जो है उन चीज़ों में जाके अच्छा है। जितने भी इंजीनियर, एक्टर हैं वो सब के सब फिफ्थ हाउस है। इंजीनियर क्या करते हैं, नई नई इनोवेशन करते हैं जिसका हमें लाभ मिलता है और हम जो है उस चीज़ के आनंद लेते हैं और हम कहते हैं यार ये चीज़ इंजीनियर साहब ने ये बनाई, तो वहाँ पे फिफ्थ हाउस काम करेगा, ठीक है। फिफ्थ हाउस में प्रेम संबंध भी आते हैं, फिफ्थ हाउस में जो है वो जुआ सट्टा लॉटरी भी आता है, लेकिन वो जुआ सट्टा जो लॉटरी है वो क्या है, ट्रिक्स। आप देखिए कई लोग जो है वो आपके शेयर मार्केट में भी ऐसे ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स रखते हैं जहाँ से वो पैसा कमाते हैं। एक शेयर मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे रहते हैं जो बस अपने भाग्य के अनुसार आज अपन लाभ कमा लेंगे, आज तो यार हमारा दिन अच्छा था। एक ये होते हैं कि वो कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, वो फिफ्थ हाउस वाले, तो वहां से लाभ लेंगे। तो इस हिसाब से हमें समझना है। तो फिफ्थ हाउस में जाना कोई भी गड़बड़ नहीं है, एक्चुअलिटी में लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर धनेश छठे घर में चला जाए तो देखिए ये तो सबसे उत्तम स्थान होता है, क्योंकि छठा अगर नौकरी का है, अर्निंग का है, पहली कमाई का है, डेली इनकम का है, नौकरों का भी है। तो छठा अगर अशुभ नहीं होता है कमाई की दृष्टि से। हाँ, अगर हम हेल्थ की दृष्टि से देखिए, अगर मार्केस के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए हमारी लाइफ की लॉन्जिबिलिटी कम है, हमारे को बार बार बीमारी के योग बनते हैं, अब धनेश हमारा छठे घर में है, इसका मतलब एक मार्केस जो है वो भी है वहाँ पे। तो मार्केस छठे घर में आ गया तो हमें क्या होगा कि बार बार अड़चने आएगी अपने बीमारियों में और तकलीफों में। तो हमें क्या है, इसका थोड़ा सा एक जो डिफरेंस मैंने शुरू में बताया उसको अपन को निकाल लेना है, उसके बाद अपन इसमें आगे चल सकते हैं। तो अगर छठे घर में आएगा तो नौकरी में हमेशा लाभ होगा, नौकरी से धन कमाई होगी, नौकरी के अंदर आपको अच्छे लोग मिलेंगे, जो भी मिलेंगे वो एक परिवार की तरह रहेंगे, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और है, पांचवें घर में थोड़े कंपटीशन दिखाता है, ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ पे गुणवत्ता है, तो गुणवत्ता होगी, वहाँ पे कंपटीशन पैदा होंगे। हाँ, छठे घर में क्या होता है कि वहाँ पे एक परिवार का सा माहौल मिलेगा, वहाँ पे जितने भी गुणवान लोग होंगे वो सब उसके साथ मिल के काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो छठे घर में जाना धनेश का एक शुभ और लाभ की स्थिति पैदा करता है, स्ट्रगल नहीं दिखाता। हाँ, ये कोर्ट केस कचहरी चर्च आपका जो है वो कर्ज सब बन जाता है, डिपेंड करता है कि आपका जो है वो धनेश किसके नक्षत्र में है। देखिए आप नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। देखिए नक्षत्र उसका जो है वो कहाँ पे है, अगर वो भी आठवें घर में बैठा है तो फिर आपको धन तो आएगा, लेकिन वो फिर कर्ज में चला जाएगा, ब्याज में चला जाएगा, चोरी चकारी, कोर्ट केस कचहरी, लेने देने में, इनमें चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो धन है उसका सही यूटिलाइजेशन तभी है जब धनेश छठे घर में आए और उसका नक्षत्र स्वामी एक बहुत अच्छी पोजीशन पकड़ ले,
ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन इन द सेंस कि जो है वो धन भाव में ही हो, चौथे घर में हो, पांचवें घर में हो, स्वयं छठे घर में हो, सातवें में हो, नवे में हो। नवे में थोड़ी दिक्कत देता है लेकिन फिर भी चल जाता है। 10वें में हो, 11वें में हो, तब अच्छी पोजीशन, और लगन में भी हो जाए तो अच्छी पोजीशन है। कहाँ नहीं होना चाहिए? 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ टाइम पे 5वां और 9वां भी दिक्कत है। 5वां क्या है? कंपटीशन को थोड़ा सा हार्ड करता है स्मार्टनेस की वजह से। 9वां क्या करता है? परिवर्तन को दिखाता है। इसका मतलब कई बार हमारे सामने कंपटीशन आता है, लगता है यार हमारे यहाँ पे जो है बहुत अड़चने आ रही है, अपन डर के या फिर ऐसा सोचते हैं यार इतनी सारी टेंशन परेशानी अपन ले नहीं सकते, तो अपन स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं, नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं, जगह को चेंज कर लेते हैं। तो ये 9वें और 5वें में ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है जो आपको मैंने बता दिया है। अब क्या होता है? छठा घर में कोई बुरा नहीं है धनेश, अच्छा है, इनकम ऑफ सोर्स हमेशा बढ़ेगा। सबसे बढ़िया माना गया है अगर आपका धनेश छठे घर में आता है। हाँ, पारिवारिक उत्पत्ति के लिए दिक्कत है, क्योंकि किस लिए दिक्कत देगा? क्योंकि देखो आदमी का जो धन भाव कमाने का स्थान है वो अगर छठे घर में आ जाएगा। आप ये देखो, आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं सेटल हो जाऊं, अभी तो जो है पहले अपन शादी बाद में करेंगे, पहले अपन जो है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, गाड़ी ले आए, एक घर बना ले, अपन जो है वो थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना ले, उसके बाद शादी करेंगे तो आनंद आएगा। ये बात कहाँ से आई? धनेश के छठे घर में। छठा घर क्या? इनकम का। तो वो सेटल होना चाहता है पहले, इसलिए। अब ये गुना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आ जाती है, उन लोगों की थ्योरी हो जाती है ये, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अब अगर धनेश आपका सप्तम घर में आ जाए, 7th हाउस, तो क्या होगा? 7th हाउस व्यापार का है, तो आपको हमेशा इनकम ऑफ सोर्स व्यापार से होगी। आपको हमेशा इच्छाएं व्यापार से होगी। हाँ, आप अपनी मजबूरी में नौकरियां करोगे, लेकिन आपके पास प्लानिंग यही चलेगी हमेशा कि यार मैं ना आने वाले समय में अपने बेटे के साथ ये काम मिलके हम व्यापार कर लेंगे। हैं, अभी अपने पास ये पैसा नहीं है, लेकिन अपन 2 मित्र हम लोग मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद मैं ये व्यापार कर लूँगा। तो ये जो उसके पास ये जो हमेशा एक जो दिमाग में चलता रहता है ना, वो 7th हाउस है। 7th हाउस इनकम ऑफ सोर्स बहुत बढ़िया है, व्यापार हर तरह का व्यापार से आता है। 7th हाउस जो है वो आपके आफ्टर मैरिज भी एक्टिव होता है, तो मैरिज के बाद आपको धन लाभ देता है। पत्नी आने के बाद नवमास कुंडली में भी अगर अच्छा है तो ठीक है, तो वहाँ पे भी लाभ देता है। उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है आपके नक्षत्र स्वामी के ऊपर भी। अगर आपका नक्षत्र स्वामी 8वें 12वें में नहीं है तो फिर चिंता का विषय नहीं है, फिर आपको लाभ जरूर होगा। अगर 8वें और 12वें में है तो फिर आपको क्या होगा कि मार्केस एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको हेल्थ संबंधित इश्यूज बनने चल जाएंगे। तो वहां पे धन की तो स्थिति जो है वो आने की जगह जानने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सप्तम घर का और सिर्फ धनेश का आने पे नहीं देखना, उसका नक्षत्र स्वामी भी देखना है। जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं जरूर बताता रहूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में देनी है। तो उसका मतलब क्या होता है कि 7वें घर में आया हुआ धनेश हमें धन लाभ देगा, व्यापार के थ्रू देगा, थोड़ा सा कंपटीशन देगा, फिर भी आपको लाभ जरूर देगा। ठीक है, यानी आप अपने धन को इस तरह से बढ़ा सकते हो। इसके बाद अगर धनेश 8वें घर में आ जाए, अब देखिए 8वें घर में क्या, अचानक धन प्राप्ति, बड़ा मोटा पैसा, और ऐसा पैसा जिसके लिए मेहनत तो करेगी 10 रुपए की और फायदा होगा 100 रुपए का, यानी कि कमीशन, बड़ी कमीशन, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की डीलिंग है हमारे द्वारा होनी है, हमें कमीशन मिलेगा लाखों में। ठीक है, यानी कि हम 10,000 रुपए लेके गए किसी जुए सट्टे लॉटरी या ऐसी जगहों पे, जहां पे हमने जो है वो खेला और रात के अंदर जो है वो पूरी रात के अंदर 10 लाख रुपए जीत गए, बड़ा लाभ। इंश्योरेंस कंपनी, अचानक इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, हाँ उसमें घाटा जरूर हुआ। दहेज का योग मिल जाता है। अब दहेज देखो वैसे तो कोई बुरा नहीं है, दहेज लेने वाले देने वाले सब अपनी अपनी माया है, परंतु दहेज 8वें घर से आएगा, वो भी मिल जाता है। 2nd हाउस अगर 8वें घर में आए तो धन की स्थिति यहां से बन जाती है 8वें घर में आने से। 8वें घर में आने से हमें क्या होता है, अचानक और गुप्त धन, बड़ा धन जिसका हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं, छुपा हुआ धन, या फिर ऐसे मानिए कि हमारा कोई रिलेटिव है, हमारे अंकल आंटी कोई ऐसे, उनकी संतान ही नहीं है, वो मर जाते हैं या उनको अप्रिय घटना हो जाती है, या धरती का जो नियम है कि आएगा वो जाएगा, उसके बाद वो हमें पैसा मिल जाता है, ये भी बढ़िया लाभ है। लॉटरी लग जाती है लोगों को अचानक बैठे बैठे, वो भी एक लाभ है। तो 8वें घर से यहाँ पे तो धनेश अगर 8वें में आएगा तो ये लाभ देगा, परंतु वहां पे रिस्क ज्यादा है, यानी कि हमें वो लालच देता है, यानी हमें फंसाने वाले काम भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि इतनी कहानी नहीं है, इसकी कहानी थोड़ी और आगे ये है कि धनेश 8वें घर में आया, उसका नक्षत्र स्वामी अगर 8वें में ही बैठ गया, 5वें में बैठ गया या 12वें में बैठ गया, यहाँ पे ध्यान देना, 5वें 8वें और 12वें में बैठ गया, तो
तो आपका कल्याण पक्का है। वो धन आने की जगह आप अपना जो धन है, अपना जो लैपटॉप है, अपना जो घर है, अपने जो बर्तन है, अपनी सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे बेचना शुरू कर दोगे, आपकी सारी प्रॉपर्टियां बिकने पे आ जाएगी। सीधी सी बात यह है। हाँ, अगर आपका धनेश 8वें घर में आया, धनेश का नक्षत्र स्वामी 10वें या 11वें घर में चला गया, चौथे घर में चला गया, फिर जबरदस्त लाभ होगा। फिर होगा कि आप जो है 1 रुपया फेंका, 10 रुपये उठा लिया। इसे कहते हैं 8वें घर का लाभ। रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है। तो रिस्क लेने की हिम्मत कौन दिखाता है? मंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मंगल भी मजबूत, धनेश 8वें घर में आ गया है, हर तरह से काम पक्का है, 11वें 10वें घर में है, लाभ होगा। अगर वो नहीं आया है तो, और लाभ भी कहाँ से? अचानक धन प्राप्ति से लाभ होगा। अगर वो ऐसा नहीं आया तो फिर क्या करेंगे हम? जुए, सट्टे, लॉटरी, इनमें हमेशा धन खराब करते रहेंगे। तो ये एक कैलकुलेशन यहाँ पे 8वें घर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है वो 9th हाउस में। 9th हाउस उच्च शिक्षा है, 9th हाउस जो है वो हमारा विदेशों कारोबार है। तो अगर आपका धनेश 9th हाउस में, तो इसका मतलब आपको धन जो है दूसरे स्टेट से, दूसरे देश से, दूसरी जातियों से, दूसरे कल्चर से धन प्राप्ति होगी। जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात से बॉम्बे आ जाते हैं, गुजरात से दिल्ली आ जाते हैं, राजस्थान से लोग जो है वो बेंगलोर चले जाते हैं, एक अलग कल्चर में जाके वहाँ पे धन कमाते हैं, अपनी एक चीज़ बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे कि साउथ इंडियन फूड जो है वो लोग वहाँ से लाके बॉम्बे में, दिल्ली में, राजस्थान में लगा लेते हैं और वहाँ पे बहुत भयंकर बिक्री होती है। इसका मतलब अलग कल्चर, 9th हाउस। ठीक है, अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है विदेशी जूते, विदेशी टाइप की चीज़ें लाते हैं, यहाँ पे लाके बेचते हैं कि भाई ये अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन ब्रांड है, या फिर ये इसका है, और लोग खुशी खुशी उसको खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 9th हाउस एक्टिव कर रहा है, अलग कल्चर को दिखा रहा है। ठीक है ना, कि भाई वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बने। अपन अगर देखेंगे तो अपने लोग जो है, जैसे विदेशों से आते हैं लोग, वृंदावन आते हैं, अंग्रेज आते हैं, यानी जो ब्रिटिश हैं, गोरे आते हैं, वो वृंदावन में आते हैं, अपने कल्चर की साड़ियाँ, धोती, चोले वो पहनते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्यों आए हैं? क्योंकि उनका जो धनेश है या उनकी जो मतलब एक एटमोसफियर है, लग्नेश भी है, वो 9th हाउस में जुड़ता है, तो उनको ऐसा फील आता है, ऐसा मज़ा आता है। अब अगर हम धन कमाने की बात करें, तो बात धन कमाने की कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ से धन कमाता है जैसे कि वो दूसरे स्टेट में, दूसरी जगहों पे जाके, या फिर वो क्या करेगा कि आपके एजुकेशन सिस्टम से धन कमाएगा, या फिर न्याय व्यवस्था से धन कमाएगा। न्याय, 9वां घर न्याय का, इसका मतलब न्याय व्यवस्था से धन कमाएगा, यानी कि एक तरह से दो लोगों के बीच में कोई न्याय करना, जैसे वकील हैं, जज हैं, वो लोग हैं, पुलिस वाले भी हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, बात को जो है रफा दफा करते हैं, या फिर ऐसे बिचौलिए या ऐसे लोग जो मीडिएटर बनते हैं और काम को क्लियर करते हैं, तो यहाँ से भी धन आता है। और मोस्टली उच्च शिक्षा, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से धन आने के योग ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक 9th हाउस के प्रयोग हैं। और हाँ, दूसरा जो आपके धार्मिक चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, 9th हाउस, ठीक है ना, यानी कि 9th हाउस जो है वो धार्मिक, ऑकल्ट साइंस, इन सब चीज़ों से काम बनता है। 8वें घर से मैंने एक चीज़ बतानी रह गई थी कि 8वें घर से जो है वो डॉक्टर्स भी काम करते हैं। ठीक है ना, माफ़ी चाहूँगा, 12वें घर से भी डॉक्टर काम करते हैं, तो अपन दोनों की चीज़ों को बता देंगे। तो यहाँ पे जो आपका 9वां घर है वो कहीं ना कहीं आपका विदेशी कारोबार को स्पेशली सिखाता है, साथ में ऑकल्ट साइंस को, या फिर ऐसे लोग जो ऑकल्ट्स की चीज़ें बेचते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्रेसलेट हो गया, किसी ने स्टोन्स बेचे हैं, या कोई अगरबत्तियाँ बेच रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। इसके बाद आता है 10th हाउस। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर 2nd हाउस 10th हाउस में आ जाए तो आदमी क्या करेगा? MBA, मैनेजर, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, यानी कि किसी भी कंपनी में एक मैनेजर के पद पे, CEO, मैनेजमेंट से धन कमाएगा, सरकार से कमाएगा, गवर्नमेंट से कमाएगा, सरकारी नौकरी, सेंट्रल नौकरी, और दूसरा कि जो है वो कमाएगा आपके जो है वो व्यापार से भी धन कमाएगा, और आपका जो है वो पॉलिटिक्स से भी धन कमाएगा। ये यहाँ पे इस तरह के योग है। हाँ, डिपेंड करता है कि उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ पे है। नक्षत्र स्वामी जो है वो अगर 8वें, 6ठे और 12वें घरों में, 6ठे में चला जाए तो तब तो लाभ है, लेकिन अगर 8वें, 12वें और 5वें में चला जाए तब तो भाई कहानी खराब, क्योंकि 5वां क्या है? 10वें की मृत्यु है, 10वें का 8वां है। तो आप उस जगह पे तो पहुंच जाओगे। जैसे आप देखोगे कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बहुत अच्छा काम किया, उनकी संतानें जब मालिक की कुर्सी पे बैठी तो उनसे कुछ नहीं हुआ, कंपनियों के ताले ही लगे। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनका धनेश
जबरदस्त था, जो सीधा लाके उनको 10वें घर में बिठा दिया, यानी कि उस मालिक वाली कुर्सी पे तो बिठा दिया, लेकिन उनका जो नक्षत्र स्वामी था धनेश का, वो कहीं ना कहीं 5वें घर में था। इसका मतलब जब गुणवत्ता का वक्त आया, पहले तो पिताजी की गुणवत्ता चल रही थी तो ठीक थी, जब उनकी खुद की गुणवत्ता का वक्त आया तो 5वें घर में चला गया, तो उनका वो बेचारा 10वें घर में बैठा हुआ, उस सीट तो दे दी, वो आपको जो पोजीशन थी वो तो दे दी, लेकिन जब आपकी गुणवत्ता का वक्त आया तो वो 5वां घर ने वहां पे धोखा दे दिया, 8वें घर ने धोखा दे दिया, तो आप फेल हो गए, आप फैक्ट्री चला नहीं पाए, आप कारखाना अपनी ऑफिस चला नहीं पाए और आप शून्य हो गए। इसका मतलब यही है कि आपको जो है वो ये पूरा कैलकुलेशन तरीके से करना है। इसके बाद आता है 11th हाउस यानी कि लाभ घर। तो यहाँ पे तो क्या है कि दूसरा जो घर है वो 11वें घर में है, इसे तो कुमार का घर कहा गया है। कुमार के घर में जितनी भी मिट्टी पड़ी है वो सब यूजेबल है। वो क्या करेगा, जैसे कि एक कबाड़ी के पास जितना कबाड़ पड़ा है वो सब का सब यूजेबल है, उसी प्रकार कुम्हार का घर कहा गया है 11वें घर को। इसके पास तो क्या है कि कुछ भी दे दो, इतनी भी तरह की मिट्टी कुछ भी दे दो, झट से कुछ न कुछ आकार बना देगा। इसका मतलब है कि 11वें घर में आया तो कहीं से भी धन कमाएगा। ये वो स्टेपनी है, वो व्यक्ति है जिसको कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ये ऑलराउंडर है। इसका मतलब है ये गजब रिजल्ट लेके आएगा। तो इसका मतलब 11वें घर में देखनी, हाँ 11वें घर में होने के बाद वो अगर 8वें घर में चला जाए तो लाभ ऐसा होगा कि जबरदस्त लाभ। अगर वो कहीं ना कहीं छठे 12वें में, इनमें छठे में जाए तो भी लाभ है, 12वें में चला जाए या 5वें में चला जाए तब आपके लिए अड़चने पैदा हो जाएगी। क्या होगा कि आप लाभ तक पहुंचोगे, यानी कि आपके मुंह तक तो आएगा लेकिन मुंह को लगेगा नहीं। इसका मतलब है कि आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, आपने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन जब प्रमोशन का वक्त आया किसी और का हो गया, हमारा नहीं हुआ, हम रह गए, हुआ तो हमें अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो ये चीजें कहाँ से आएगी, आपके 11th हाउस और उसके नक्षत्र से, यानी कि 2nd हाउस धनेश का जो पोजीशन है वो 11th हाउस में हुई, उसका नक्षत्र कहीं ना कहीं 5वें और 12वें में चला गया, तो हमारी सारी की सारी, और 9वें में भी चला जाए तो हमारी सारी की सारी जो है प्लानिंग को कचरा कर देता है। तो ये यहाँ पे हुए। अब इसके बाद अगर वो धनेश 12th हाउस में चला जाए तो क्या होगा कि हम हर तरह से धन इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे। हम छोटा सा पैसा जो है छोटे छोटे लेवल पे जोड़ेंगे। हमने जो है वो नौकरी करते करते एक छोटी सी प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी बढ़ी, उसके हिसाब से अपन ने जो है उसको बेच के फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, उसकी वैल्यू अच्छी थी, उसको फिर थोड़ा सा समय रखा, उससे एक अच्छी प्रॉपर्टी ले ली। उसके बाद हमने जो है वो कुछ बैंक में पैसे इकट्ठे करे, कुछ जो है हमने जो है वो इंश्योरेंस के द्वारा पैसे कमाए। ऐसे करके वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहेगा, हर बार छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट। थोड़ा कंजूस होगा लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर करके अपना धन कमा लेगा, यानी कि लोगों को ब्याज देगा, ब्याज से धन कमा लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, छठा घर भी ब्याज का, लेकिन 12वें घर वाले को इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है। 12वां घर बुरा कभी नहीं हुआ। 12वां घर कब बुरा होता है, जब वो छठे 8वें के साथ जुड़ेगा, अन्यथा 12वां बुरा नहीं है। तो यहाँ पे अगर धनेश 12वें घर में तो इन्वेस्टमेंट से पैसा और विदेशी यात्राओं से पैसे, और जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, उनसे पैसा, हॉस्पिटलाइजेशन से पैसा, और जहाँ पे भी एक लंबा समय देना है वहां से धन प्राप्ति के योग आपको बनेंगे। इसके बाद आ जाता है लगन। ठीक है, लगन, अगर धनेश लगन में है तो क्या करता है, अपने घर को काटता है। लेकिन यहाँ पे बहुत का नियम अपन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपको ये देखना है कि वो अपनी पर्सनैलिटी से पैसा कमाएगा, अपनी वाक चातुर्यता से, अपनी शकल से पैसा कमाएगा। जैसे बड़े बड़े हीरो के पोस्टर लगते हैं, उसमें उन्होंने कोई पुड़िया ले रखी है, कोई साबुन ले रखी है, कोई सर्फ ले रखी है, कोई ब्रॉनविटा ले रखा है, कुछ भी ऐसा ले रखा है। हम उसको देखते हैं, हमारे को उसको वैल्यू का पता चलता है, हाँ भाई इस व्यक्ति ने ऐड किया है, इसका मतलब। तो वहाँ पे अपना जो है वो फेस, अपना जो वॉइस, अपना जो एक स्टाइल है वो चलता है, अपना एक जो है वो आबा मंडल चलता है, अपना एक नाम चलता है। वो नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो अपने वैल्यूज से पैसा कमाएगा, यानी कि धनेश अगर लगन में आ गया इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी वैल्यू से पैसा कमाएगा। वो कहेगा भाई हाँ तुम्हें पैसा, इसको भाई काम दो, मैं गारंटी लेता हूँ, इसको ये दो, मैं गारंटी लेता हूँ। तो वो अपनी वैल्यूज करी और वो वैल्यूज के द्वारा वो लोगों को जुड़ाएगा और वहाँ से कमीशन और कुछ ना कुछ इधर उधर से पैसा कमा लेगा। तो यानी कि जो धनेश की जो यात्रा है लगन से आपके लेके, यानी कि जो हमने 2nd हाउस से शुरू की थी और लगन तक हम आए थे, तो इस यात्रा के द्वारा हमने देखा कि धनेश किस किस भाव में कहाँ से धन किस तरह से कमाएगा और क्या अड़चने आ सकती है। स्पेशल सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपका नक्षत्र स्वामी, आगे भी है सर्वाष्टक वर्ग विनाष्टक वर्ग। तो आप इस सीरीज के द्वारा पूरा का पूरा एक सीरीज देख सकते हो जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।